पिछले काफी दिनों से हम आपको लगातार कोरोना वायरस की खबरें ही दिखा रहे थे, लेकिन आज हम डीएनए की शुरुआत एक अलग खबर से करना चाहते हैं और ये खबर बहुत बड़ी खबर है। आपने भारत और नेपाल की दोस्ती के बहुत सारे किस्से सुने होंगे और अब तक आप यही समझते होंगे कि भारत और नेपाल बहुत गहरे दोस्त हैं। आमतौर पर माना जाता है कि भारत और नेपाल घनिष्ठ मित्र हैं और दोनों देशों की मित्रता हजारों वर्ष पुरानी है, जिसके केंद्र में संस्कृति और धर्म है। नेपाल वर्षों तक दुनिया का अकेला ऐसा देश था जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र कहता था। इसके अलावा रामायण और महात्मा बुद्ध के जीवन में भी नेपाल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन इन दिनों एक सीमा विवाद को लेकर ये दोस्ती खतरे में आ गई है, इसमें दरार पड़ गई है। आपने हिंदी फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि कई बार दो बचपन के दोस्त, गहरे दोस्त, उनकी किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से उनकी दोस्ती में दरार आ जाती है और तीसरा व्यक्ति उनमें से किसी न किसी दोस्त को या दोनों दोस्तों के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करता है। ऐसा अक्सर आपने किस्सों, कहानियों, फिल्मों में देखा होगा और भारत और नेपाल की दोस्ती के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। आज हम ये देखेंगे कि आखिर नेपाल किसके कहने पर चल रहा है। स्थिति यह हो गई है कि नेपाल ने उत्तराखंड में स्थित 3 महत्वपूर्ण इलाकों पर अपना दावा जता दिया है और अपने नए राजनीतिक नक्शे में इन तीनों इलाकों को अपने देश का हिस्सा बताया। ये एक बड़ी बात है जब नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी कर दिया है और ये 3 इलाके हैं लिपुलेख, कालापानी और लिपियाधुरा। इतना ही नहीं, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने देश की संसद में बोलते हुए यहां तक कह दिया कि नेपाल में कोरोना वायरस भारत की वजह से फैल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत से आया वायरस इटली और चीन से आए वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि इन तीनों इलाकों पर नेपाल का हक है, उनका अधिकार है और वो इसे किसी भी कीमत पर भारत से वापस लेकर रहेंगे और अगर भारत इससे नाराज भी हो जाए तो नेपाल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। पहले आप नेपाल के प्रधानमंत्री का यह बयान सुन लीजिए और फिर हम आपको बताएंगे नेपाल ये सब किसके इशारे पर कर रहा है। वुहानबाट संक्रमित भएर आएको अलिक नरम देखिएको थियो। इटालीबाट आएको पनि अलिक नरमै देखिएको थियो। दुबईबाट आएको पनि अलिक नरमै देखिएको थियो। तर भारतबाट आएको चाहिँ अलिक कडा भाइरस देखिएको छ। नेपाल के प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है और किसी को भी भारत में या पूरी दुनिया में उनके इस बयान पर काफी हैरानी होगी। भारत ने नेपाल की इस हरकत का विरोध किया है और कहा है कि ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण या तथ्य नहीं है जो ये साबित करता हो कि ये तीनों इलाके नेपाल का हिस्सा हैं, जिन्हें नेपाल अब अपना हिस्सा बता रहा है। भारत ने कहा है कि ये विवाद दोनों देशों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए, लेकिन नेपाल किसी भी तरह की बातचीत के मूड में इस समय लग नहीं रहा और माना जा रहा है कि नेपाल ये सब कुछ चीन के इशारे पर कर रहा है और चीन के दबाव में ही नेपाल ने भारत से हजारों वर्ष पुरानी अपनी दोस्ती को दांव पर लगा दिया है। 2 मई को चीन के एक सरकारी न्यूज चैनल CGTN ने माउंट एवरेस्ट को चीन का हिस्सा बता दिया था। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, आप सब जानते होंगे, आपने किताबों में पढ़ा होगा और नेपाल माउंट एवरेस्ट को अपने सिर का ताज मानता है। लेकिन चीन अब कुछ दिन पहले, जैसा हमने आपको बताया, माउंट एवरेस्ट पर भी अपना अधिकार जता रहा था और चीन की इस हरकत के बाद नेपाल ने इसके विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन जब 8 मई को भारत ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में नेपाल सीमा के बहुत करीब लिपुलेख पास को कैलाश मानसरोवर यात्रा के रूट से जोड़ने वाली एक सड़क का उद्घाटन किया तो नेपाल ने इस पर तुरंत आपत्ति जताई और यह दावा कर दिया कि भारत ने उसके इलाके में यह सड़क बनाई है। अब आप सोचिए, चीन ने पूरे के पूरे माउंट एवरेस्ट पर अपना दावा ठोक दिया तो नेपाल ने कुछ नहीं कहा और भारत ने अपनी ही सीमा के अंदर एक सड़क बना ली तो नेपाल को यह बात पसंद नहीं आ रही। जो इस मामले के जानकार हैं उनका मानना है कि नेपाल ये सब कुछ चीन के इशारे पर कर रहा है, लेकिन चीन नेपाल को भारत के लिए और भारत के खिलाफ उकसा क्यों रहा है, इसे समझने के लिए पहले भारत और नेपाल के इस सीमा विवाद को हम समझ लेते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि इस कोरोना वायरस के संकट काल में भी
चीन इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है, नेपाल को क्यों बहका रहा है। भारत और नेपाल की सीमा करीब 1690 किलोमीटर लंबी है और इसके 98 से 99% हिस्से को लेकर दोनों देशों के बीच कोई विवाद नहीं है। लेकिन लिपुलेख पास और काला पानी जैसे कुछ इलाके हैं जिन्हें लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद की स्थिति पैदा होती रही है। ये इतिहास है। भारत ने पिथौरागढ़ से लेकर लिपुलेख तक अब जो नई सड़क बनाई है उससे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने से यात्रियों के समय की बहुत बचत होगी। जो भी लोग कैलाश मानसरोवर जाना चाहते हैं अब उन्हें एक तरीके से आप समझिए कि एक शॉर्टकट मिल जाएगा। अब ये यात्रा पहले के मुकाबले बहुत छोटी हो जाएगी, समय कम लगेगा। पहले यात्रियों को लिपुलेख तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन रास्तों पर 80 किलोमीटर पैदल चलना होता था, जिसमें करीब 5 दिन का समय लगता था। लेकिन इसी रूट पर बनी ये नई सड़क करीब 74.6 किलोमीटर लंबी है और यात्री यहां तक अपनी गाड़ियों से पहुंच सकते हैं। इसके आगे की यात्रा पैदल की जा सकती है। कुल मिलाकर इस रूट से जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पहले 2 से 3 हफ्तों में पूरी होती थी वो अब सिर्फ 1 हफ्ते में पूरी की जा सकती है। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर जाने के 2 रास्ते और हैं। पहला रास्ता सिक्किम के नाथुला पास से होकर तिब्बत तक जाता है और दूसरा रूट नेपाल की राजधानी काठमांडू से होकर निकलता है और ये दोनों रूट्स पिथौरागढ़ वाले रास्ते के मुकाबले बहुत ज्यादा लंबे हैं। पिथौरागढ़ के रास्ते कैलाश मानसरोवर तक जाने वाले इस नए रूट का 85% हिस्सा भारत की सीमा में ही पड़ेगा, जबकि बाकी के दोनों रूट से यात्रा करने पर आपको अपनी यात्रा का 80 से 85% रास्ता चीन की सीमा के अंदर तय करना पड़ता है। चीन तिब्बत को अपना हिस्सा मानता है और इसीलिए कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को चीन का वीजा लेना पड़ता है और उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। लिपुलेख पास रणनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। इसी लिपुलेख पास के जरिए भारत और तिब्बत के बीच लंबे समय से व्यापार भी होता आया है। लेकिन अब इस इलाके में भारत द्वारा सड़क बनाया जाना नेपाल को अखर रहा है। हैरानी की बात यह है कि भारत इस सड़क पर वर्ष 2008 से काम कर रहा है, लेकिन पिछले 12 वर्षों में नेपाल ने कभी भी इस प्रोजेक्ट पर कोई आपत्ति नहीं जताई। 2018 में कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की इजाजत दी और 2 साल में इस सड़क का निर्माण पूरा हो गया। यह काम बहुत मुश्किल था क्योंकि इस सड़क के रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ थे और इन पहाड़ों को काटने के लिए जो मशीनें लगाई गई थीं उन्हें भारतीय सेना के Mi-26 हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया था। ये हेलीकॉप्टर्स दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स माने जाते हैं। इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सब कुछ चलता रहा, नेपाल जानता था ये सब हो रहा है, लेकिन नेपाल ने कभी आपत्ति नहीं जताई। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था तब चीन ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। तो सोचिए, चीन भी चुप है और नेपाल भी चुप रहा। लेकिन अब नेपाल ने इस इलाके पर अपना दावा अचानक से ठोक दिया है। लिपुलेख ही वो जगह है जहां भारत, नेपाल और चीन की सीमाएं मिलती हैं और यह इलाका हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है, लेकिन नेपाल इसे विवादित मानता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ही काला पानी क्षेत्र भी है और इसी इलाके से महाकाली नदी होकर गुजरती है। यह इलाका डोकलाम की तरह है जहां 3 देशों की सीमाएं मिलती हैं। डोकलाम में भारत, चीन और भूटान की सीमाएं मिलती हैं, जबकि काला पानी में भारत, नेपाल और चीन की सीमाएं मिलती हैं। यानी ये एक ट्राई जंक्शन है। अब आप सोचिए, जहां जहां भी विवाद हो रहा है, जहां 3 देशों से सीमाएं मिलती हैं, वहां एक कॉमन फैक्टर है, चीन। अंग्रेजों ने जब भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण किया था तो महाकाली नदी को इसका आधार बनाया गया था। ये नदी पहाड़ों से गिरने वाले अलग अलग झरनों से पैदा होती है, लेकिन नेपाल ये मानता है कि उसकी सीमा नदी से शुरू नहीं होती बल्कि पहाड़ों पर मौजूद पहले झरने से शुरू होती है। अगर नेपाल का यह दावा मान लिया जाए तो भारत का करीब 5 किलोमीटर का इलाका नेपाल की सीमा में चला जाएगा। ये करीब 32 वर्ग किलोमीटर इलाके के बराबर है। अगर पहले झरने को नेपाल की सीमा मान लिया जाए तो फिर लिपुलेख पास का एक बड़ा हिस्सा भी नेपाल के पास चला जाएगा। पिछले कई वर्षों से लिपुलेख पास पर भारत की सेना तैनात है और हैरानी की बात यह है कि नेपाल भी औपचारिक तौर पर लिपुलेख को भारत का ही हिस्सा मानता है, लेकिन इसके बावजूद
चीन नेपाल को अब उकसा रहा है। 19वीं सदी में हिमालय के ऊंचे इलाकों पर कब्जा करने के लिए उस समय भारत में शासन करने वाले ब्रिटेन, चीन और रशिया के बीच एक प्रकार का कोल्ड वॉर चल रहा था। इसी कोल्ड वॉर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी नेपाल को भारत के उन इलाकों से पीछे धकेल रही थी जिन पर उस समय नेपाल का कब्जा था। इनमें सिक्किम और उत्तराखंड के भी कई इलाके थे और इसी वजह से वर्ष 1814 से 1816 के बीच नेपाल और ब्रिटेन के बीच कई छोटे बड़े युद्ध भी हुए। इसके बाद जब ब्रिटेन की सेनाओं ने नेपाल को पीछे धकेल दिया, तब 1816 में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक समझौता हो गया। यह समझौता सुगौली में हुआ था। सुगौली अब बिहार के चंपारण में है। इस समझौते को सुगौली संधि के नाम से भी जाना जाता है और इसी समझौते के तहत नेपाल ने भारत के उन इलाकों पर अपना दावा छोड़ दिया था जिन पर उसका कब्जा था। लेकिन नेपाल के राजा को यह हार तब पसंद नहीं आई और फिर ब्रिटेन और नेपाल के बीच और भी युद्ध हुए। इस बीच एक समय ऐसा भी आया जब ब्रिटेन की सेना नेपाल की राजधानी काठमांडू तक पहुंच गई थी। इसके बाद नेपाल ने फिर से ब्रिटेन के साथ समझौता कर लिया और अपने खुद के कुछ इलाके भी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए। इसके बाद 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेपाल की सेना ने ब्रिटेन की मदद की और दोनों ने मिलकर स्वतंत्रता संग्राम का गला घोंटा, यानी भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसे दबाने का काम किया। उसमें नेपाल की सेना ने भी अंग्रेजों की मदद की थी। मार्च 1858 में ब्रिटेन और नेपाल की संयुक्त सेनाएं लखनऊ तक पहुंच गई थीं और इन दोनों सेनाओं ने मिलकर तब आजादी के विद्रोह की आवाज को दबा दिया था। इससे खुश होकर ब्रिटेन ने नेपाल को बहुत सारी जमीन वापस लौटा दी थी। खासकर तराई के बहुत सारे इलाके नेपाल को इनाम के तौर पर वापस दे दिए गए। इनमें जनकपुर और कपिलवस्तु भी शामिल हैं। जनकपुर में ही सीता का जन्म हुआ था। इसके बाद वर्ष 1865 में भारत और नेपाल की सीमाओं का फिर से निर्धारण हुआ। नेपाल का कहना है कि इसी दौरान ब्रिटेन ने पहाड़ से गिरने वाले झरनों के आधार पर सीमाएं बनाई और वो झरने अपने पास रख लिए जो नेपाल का हिस्सा होना चाहिए थे। लेकिन इतने वर्षों तक खामोश रहने वाला नेपाल ये सब आखिर अब जाकर क्यों कर रहा है? इसका सीधा सा जवाब ये है कि चीन नेपाल को ऐसा करने के लिए अब उकसा रहा है, क्योंकि पैसे में बहुत ताकत होती है और चीन के पास बहुत पैसा है। कुछ दिनों पहले भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने भी इशारा किया था कि ये नेपाल सब किसी और देश के इशारे पर कर रहा है। As the road is concerned to Dipu Lake, I do not see any contradiction in that at all. In fact, the Nepalese ambassador has mentioned that the area east of the Kali Nadi belongs to them. There is no dispute in that whatsoever. The road which we have made is in fact to the west of the river. So I don't know what they're actually agitating about. There are little issues as you go ahead as to where exactly the tri-junction should be. There have never been any problems on this score in the past. There is reason to believe that they might have raised these problems or these issues at the behest of someone else, and that is very much a possibility. दरअसल नेपाल का आरोप है कि भारत ने वर्ष 2015 में ब्लॉकेड लगाकर नेपाल की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन सच ये है कि तब नेपाल में मधेसी प्रदर्शनकारियों की वजह से जरूरी सामान की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। आपको याद होगा 2015 में यह संकट आया था, मधेसी संकट। इसी मौके का फायदा उठाकर चीन ने नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और अब चीन नेपाल की अंदरूनी राजनीति में दखल अंदाजी करके उसे अपना एक मोहरा बनाना चाहता है भारत के खिलाफ। इस समय नेपाल में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और चीन को कम्युनिस्ट पार्टियों से कितना प्यार है आप सब जानते हैं। कहा जाता है कि चीन के कहने पर ही नेपाल की 2 कम्युनिस्ट पार्टियों ने आपस में हाथ मिला लिया और फिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ये पार्टी चुनाव तो जीत गई, लेकिन अब इस पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और पार्टी में नेतृत्व की लड़ाई काफी दिनों से चल रही है। इसी वजह से चीन नेपाल की राजनीति में दखल दे रहा है। कुछ दिनों पहले नेपाल में चीन के राजदूत ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल से मुलाकात भी की थी।
दरअसल पुष्प कमल दहल और पार्टी के वरिष्ठ नेता चाहते हैं कि मौजूदा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को उनके पद से हटा दिया जाए, लेकिन चीन ऐसा नहीं चाहता। इसलिए चीन के राजदूत ने एक हफ्ते में 2 बार केपी शर्मा ओली से मुलाकात की। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि चीन केपी शर्मा ओली की कुर्सी बचाकर उनका इस्तेमाल अपने हित में करना चाहता है। यानी उन्होंने, हो सकता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री से चीन ने कोई डील कर ली हो और कहा हो कि हम आपकी कुर्सी बचाएंगे, आपका ध्यान रखेंगे, आप भारत के खिलाफ काम कीजिए और हमारी टीम में शामिल हो जाइए। और नेपाल की तरफ से भारत को मिली धमकी इसी रणनीति का हिस्सा है। यानी चीन केपी शर्मा ओली की मदद कर रहा है और केपी शर्मा ओली चीन के इशारे पर भारत पर दबाव बना रहे हैं। तो क्या नेपाल ने इसे राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न बना लिया है? क्या नेपाल भारत के साथ टकराव के रास्ते पर अब और आगे बढ़ेगा? किस हद तक जाएगा? और कुल मिलाकर नेपाल के लिए यह कितना आसान होगा? इसके लिए दोनों देशों की तुलना हमें आज करनी होगी। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक भारत की सेना दुनिया की 4थी सबसे ताकतवर बड़ी सेना मानी जाती है, जबकि नेपाल की सेना इस लिस्ट में 122वें नंबर पर है। भारत के पास 14.5 लाख सैनिक हैं, जबकि नेपाल के पास सिर्फ 95,000। इसी तरह भारत की जीडीपी करीब 200 लाख करोड़ रुपए है, जबकि नेपाल की जीडीपी सिर्फ 2 लाख करोड़ की है। भारत में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 1,35,000 रुपए है, जबकि नेपाल में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय करीब 80,000 रुपए है। भारत नेपाल को 54,300 करोड़ रुपए का निर्यात करता है, जबकि नेपाल भारत को सिर्फ 3,558 करोड़ रुपए का निर्यात करता है। नेपाल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अलावा गाड़ियां और दूसरे वाहन, कार और दूसरे वाहन, चावल और दवाइयों का भी भारत से आयात करता है, भारत से खरीदता है। इतना ही नहीं, नेपाल में होने वाले कुल विदेशी निवेश में 30% से ज्यादा हिस्सेदारी भारत की है और नेपाल में भारत की करीब 150 कंपनियां हैं जो बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिक्षा, टेलीकॉम और पर्यटन के क्षेत्रों में काम कर रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 20 से 25 लाख नेपाली नागरिक रहते हैं। इनमें से 10 लाख मजदूरी का काम करते हैं। यानी नेपाल न केवल सैन्य शक्ति के तौर पर भारत से बहुत पीछे है, बल्कि वहां की अर्थव्यवस्था भी काफी हद तक भारत पर निर्भर रहती है। हम दोनों देशों की तुलना आज इस मंशा से नहीं कर रहे हैं कि ये दोनों देश कभी टकराएंगे। असल में इन दोनों देशों की कोई तुलना बनती ही नहीं है, इनकी कोई तुलना है ही नहीं। लेकिन फिर भी आपको अंदाजा आ जाए कि भारत के सामने नेपाल कितना छोटा देश है, नेपाल की कितनी सीमित क्षमताएं हैं, ये आपको बताने के लिए हमने एक छोटी सी तुलना भारत के साथ नेपाल की है। हालांकि इस तुलना का कोई ज्यादा मायने नहीं है, सिर्फ आपको यह पता चलेगा कि भारत कितना विशाल है, नेपाल अभी कितना छोटा देश है। लेकिन अगर नेपाल के साथ चीन की शक्ति मिल जाए, अगर नेपाल को चीन की सेना का समर्थन मिल जाए, अगर नेपाल को आर्थिक दृष्टि से चीन का समर्थन मिल जाए, तो नेपाल भारत से मुकाबला करने की स्थिति में आ जाएगा। यानी नेपाल चीन का एक मोहरा बन सकता है और उसके बाद चीन नेपाल को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है।